एरो इंडिया शो के दौरान तेजस MK1 ने डील को फाइनल करने के साथ साथ Su-30 MKI की नासिक डिवीजन में अभी तेजस की एक और प्रोडक्शन लाइन को सेटअप करने का प्लान किया गया है, जहां पर बनने वाले तेजस को भारत सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। चाइना की रिसर्च वेसल अभी चुप कर इंडियन ओशन रीजन की सी बेड को मैप कर रही है, जो कि फ्यूचर में न्यूक्लियर सबमरीन्स को डिप्लॉयमेंट करने में चाइना को काफी मदद कर सकता है। CRPF की तरफ से अभी वो नाइट विजन सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनको यूनाइटेड स्टेट की नेवी की सील टीम के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। भारत की तरफ से अभी इंडिया चाइना बॉर्डर में लगभग एडिशनल 10,000 जवानों को डिप्लॉय करने का प्लान किया गया है, जिनको रिजर्व फोर्स के तौर पर डिप्लॉय किया जाएगा। और क्या चाइना से लिए गए CM-400 मिसाइल की मदद से पाकिस्तान भारत की एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबा सकता है? ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस को लेके, और तेजस को लेके कई छोटे छोटे अपडेट्स हैं जिनको हम एक ही हेडलाइन के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहली अपडेट तेजस की FOC वेरिएंट्स को लेके। आप सभी को याद होगा, हाल ही में ही तेजस की FOC वेरिएंट की तीसरी एयरक्राफ्ट की इमेज को HAL की ट्विटर हैंडल में शेयर किया गया था और HAL की तरफ से बताया गया था कि वो 2021 की मार्च से पहले एडिशनल 5 तेजस की FOC वेरिएंट को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने वाले हैं। इसी बीच SP-19 जो कि FOC वेरिएंट की तीसरी यूनिट था, उसकी टेस्ट ट्रायल को कंप्लीट किया जा चुका है। अब SP-20 भी लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन इसकी अभी तक सिर्फ लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल कंप्लीट हुआ और आगे चल के जल्दी इसकी टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया जाएगा। इसी बीच HAL के चेयरमैन R माधवन जी ने बताया है कि एरो इंडिया शो के दौरान फाइनली तेजस MK1 डील को फाइनल किया जाएगा और अब से तेजस की प्रोडक्शन रेट को भी बढ़ाने के लिए Su-30 MK एयरक्राफ्ट की नासिक डिवीजन की प्रोडक्शन लाइन का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी साल में 16 तेजस को डिलीवर करने के लिए प्लान किया जा रहा है, जिसको आगे चल के 20 से 22 तक इंक्रीज करने का प्लान रखा गया है। साथ ही तेजस की एक्सपोर्ट को लेकर भी HAL की तरफ से काफी जोर दिया जा रहा है, जिस वजह से Su-30 MKI की प्रोडक्शन लाइन को सिर्फ तेजस की एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइन के तौर पर सेटअप किया जाएगा, ताकि इंडियन एयरफोर्स की डिलीवरी टाइम लाइन के अंदर ही हमें तेजस मिलते रहे, जबकि जो भी एक्सपोर्ट कस्टमर रहेंगे उनके लिए अलग ही प्रोडक्शन लाइन का इस्तेमाल करके तेजस को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब HAL तेजस की बेसलाइन वेरिएंट को बेस करके एक लीड इन फाइटर जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट को भी डेवलप करना चाहती है, जिसको लिफ्ट कहा जा रहा है, और इसको भी अभी तेजस की सेम डिवीजन में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अगला अपडेट चाइना की तरफ से, और अभी चाइना के ऊपर कुछ सीरियस एलिगेशन लगाए जा चुके हैं। आप सभी को याद होगा, पिछले कई महीनों से चाइना की रिसर्च वेसल इंडियन ओशन रीजन में कई बार देखे जा चुके हैं। अब हाल ही में एक और चाइनीज सर्वे वेसल सियान यांगोंग 3 को भी इंडियन ओशन रीजन में देखा गया था। अब इंडियन ओशन रीजन में आने से पहले इससे पहले से ही कंट्रोवर्सी में फंस चुका था, क्योंकि ये सिर्फ इंडियन ओशन में आने से पहले इंडोनेशियन वाटर में अपनी लोकेशन दिए बिना कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहा था। बाद में पता लगा कि चुपचाप वहाँ पे सी बेड को मैप करने की तैयारी कर रहा था। अब प्रीवियस डाटा के मुताबिक ये वेसल पहली बार यहाँ पर नहीं आए और ये कई बार इंडियन ओशन रीजन में आ चुके हैं, और ज्यादातर ऐसे वेसल एक बार में बहुत बड़ी एरिया को कवर कर लेते हैं, जो कि लगभग 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास की होती है। चाइना के मुताबिक वो सिविलियन रिसर्च वर्क को करते हैं, जबकि असल में चाइना हाइड्रोग्राफिक डाटा को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, जिसको वो सिविलियन और मिलिट्री यूज दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर अगर चाइना की तरफ से अच्छी तरीके से इंडियन ओशन रीजन को मैप कर लिया जाता है, तो वो इन्हीं डाटा को बेस करके अपनी सबमरीन को भी यहाँ पे डिप्लॉय कर सकता है, जो कि चाइनीज सबमरीन को इंडियन ओशन रीजन में चुपके से मौजूद रहने में काफी मदद कर सकते हैं। चाइना की तरफ से अभी सियान यांगोंग क्लास की 4 शिप्स को बनाया गया है, जो कि पिछले 10 सालों के अंदर बनाए गए हैं, और अभी इन शिप्स को पिछले 2 सालों के अंदर कई बार इंडियन ओशन रीजन में देखा जा चुका है। ये मेनली 9th रीजन में लगातार चक्कर लगाते रहते हैं और ऐसा लगता है कि वो इस पूरे रीजन को सही से मैप करने की कोशिश कर रहे हैं, और संदेह किया जा रहा है कि इस रीजन में चाइना अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को आगे चल के डिप्लॉय करने की प्लानिंग कर रहा है। साथ ही सर्वे वेसल अपने साथ एक तरह के अंडर वाटर ड्रोन या ग्लाइडर्स को भी कैरी करते हैं और इनको वो पानी में ड्रॉप कर देते हैं, और ये ग्लाइडर महीनों तक ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें से हाल ही में एक को इंडोनेशियन तट से पाया गया था। अब ये भी एक तरीके से जासूसी करने वाला काम है, जिसमें दुश्मन की सबमरीन का पता लगाया जा सकता है। यानी कि एक तरफ चाइना अपने सबमरीन को इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय करने के लिए तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत या किसी दूसरे देश के सबमरीन को डिटेक्ट करने के लिए चाइना अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। अगला अपडेट CRPF की तरफ से है।
एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक रिपब्लिक डे के अवसर पर सीआरपीएफ की तरफ से भारत की सबसे बेहतरीन नाइट विजन गॉगल को डिस्प्ले करने का फैसला किया गया है और ये सिस्टम यूएस नेवी सील के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नाइट विजन सिस्टम के साथ एकदम सिमिलर है। और ऐसे ही नाइट विजन सिस्टम को यूएस की नेवी सील टीम के द्वारा ओसामा को एलिमिनेट करते वक्त इस्तेमाल किया गया था। सीआरपीएफ के मुताबिक इनको नाइट विजन सिस्टम की दुनिया में किंग ऑफ नाइट विजन सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी 120 डिग्री के आसपास के विजन देते हैं, यानी कि हम नॉर्मल आई में जितनी देख पाते हैं ये हमें बिल्कुल उतना ही वाइड एंगल प्रोवाइड करते हैं। वरना नॉर्मल नाइट विजन सिस्टम की बात करें तो उसमें जो व्यूइंग एंगल होता है वो लिमिटेड होता है और इसकी वजह से इसको इस्तेमाल करने वाले इंसान को साइड में देखने के लिए बार बार अपना मुंडी इधर उधर करना पड़ता है। इनकी वेट भी अभी काफ़ी कम है, जिस वजह से इनको हेलमेट के साथ फिट करने में काफ़ी आसानी होती है और इसको ऑपरेट करने में काफ़ी आसानी होती है। नॉर्मली जो नाइट विजन सिस्टम होते हैं उसमें 2 ही ट्यूब मौजूद होती हैं, जिनमें कुल मिलाकर 40 डिग्री के आसपास ही कवर हो पाते हैं, जबकि इसमें 4 गॉगल मौजूद है जो कि एक वाइड एंगल व्यू देने में काफ़ी मदद करते हैं और ये पूरी 120 डिग्री के आसपास हमको व्यू एंगल प्रोवाइड करते हैं। अब नाइट विजन सिस्टम के अलावा सीआरपीएफ की तरफ से वेपन माउंट थर्मल साइट और गन शॉट डिटेक्शन सिस्टम को भी डिस्प्ले किया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। आप सभी को पता होगा कि अभी लद्दाख में भारत और चाइना के बीच पिछले 8 महीनों से फेसअप चल रहा है। ऐसे में भारत की तरफ से भी एडिशनल 10,000 ट्रूप्स को रीइंफोर्समेंट के तौर पर इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट एरिया में डिप्लॉय करने का प्लान किया गया है। इन 10,000 ट्रूप्स को एक रिजर्व फोर्स के तौर पर वहां पे रखा जाएगा जो कि फ्रंटलाइन ट्रूप्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके लिए आर्मी की तरफ से भी नॉर्थ ईस्ट रीजन से धीरे धीरे करके हमारे डिप्लॉयमेंट को कम करने का फैसला किया गया है और मेनली जिन जवानों को अभी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में तैनात किया गया है उनको रिड्यूस करके एक रिजर्व फोर्स को बनाने का फैसला किया गया है, क्योंकि अभी नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंसर्जेंट ग्रुप काफी हद तक इनएक्टिव हो चुके हैं और काफी हद तक इनकी हरकतें रिड्यूस हो चुकी है। अभी तक आर्मी की तरफ से नॉर्थ ईस्ट रीजन में डिप्लॉय किए गए 3,000 जवानों को वापस बुलाया जा चुका है और इसी साल के अंदर एडिशनल 7,000 जवानों को वहां से विड्रॉ किया जाएगा। इस बात के लिए हमारी पार्लियामेंट्री पैनल की तरफ से भी काफ़ी हद तक योगदान रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट्री पैनल की तरफ से कई बार ये कहा जा चुका है कि आर्मी को उनकी मेन रोल में डिप्लॉय करना चाहिए, जो कि हमारी देश के एक्सटर्नल खतरों से लड़ाई करना होता है और लगातार इनको काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में या फिर डोमेस्टिक प्रॉब्लम में इस्तेमाल करने से इसका एक बैड इफेक्ट भी उनके ऊपर पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली आर्मी को इस तरीके की लड़ाई के लिए ट्रेन नहीं किया जाता है और लंबे समय तक इंसर्जेंट ऑपरेशन में डिप्लॉय रहने के बाद जब उनको डायरेक्ट एक्शन में डिप्लॉय किया जाएगा तो वहां पर उनको एडजस्ट करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, जो कि काफी हद तक सही बात है, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई में इंटेंसिटी काफी हद तक ज्यादा होता है जबकि इंसर्जेंट ऑपरेशन काफी लो प्रोफाइल के रहते हैं। पर यहाँ पर नॉर्थ रीजन से ट्रूप्स को हटाने के बाद एक और दिक्कत भी सामने आ सकती है और वो ये है कि हो सकता है बाद में फिर से एक ग्रुप एक्टिव हो जाएंगे जो कि अभी हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की वजह से एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही चाइना की तरफ से अभी इनको सीधे तौर पर फंडिंग करने की बात की जा रही थी, तो हो सकता है मेरे हिसाब से यहाँ पर इसका हमें 2 तरफा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेके। आप सभी को पता होगा भारत काफी लंबे समय तक एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है और हमेशा से ही पाकिस्तान की नेवी भारत की नेवी से काफी हद तक कमजोर रहा है। लेकिन हाल ही में ही पाकिस्तान की तरफ से इंडियन नेवी को काउंटर करने के लिए कुछ नए तरीके अप्लाई किए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से चाइना से CM-400 AKG मिसाइल को एक्वायर किया गया था और शायद पाकिस्तान के पास अभी ऐसे 60 के आसपास मिसाइल मौजूद है जिनको चाइना से पाकिस्तान ने लगभग $100 मिलियन में खरीदा था। अब पाकिस्तान के मुताबिक ये एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जो कि अपने साथ लगभग 300 पाउंड तक की फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड और लगभग 400 पाउंड तक की पेनिट्रेटिंग वॉरहेड को कैरी कर सकता है और इसकी रेंज लगभग 200 से 250 किलोमीटर तक है। अब पाकिस्तान की तरफ से इनको अपनी GF-17 फाइटर जेट में इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया था, क्योंकि ये जो मिसाइल ये क्रूज मिसाइल होने के बाद भी इनको हाई एल्टीट्यूड से लॉन्च करना पड़ता है और इनको लगभग 26,200 फीट से 39,400 फीट के बीच लॉन्च किया जा सकता है और इसका जो नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड वो लगभग 0.9 माक के आसपास की है। अब सवाल ये कि अगर पाकिस्तान की तरफ से इसको इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर लॉन्च किया जाता है, तब क्या होगा? मतलब क्या ये इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा? इसके लिए कई फैक्टर मायने रखते हैं। अब नॉर्मल बात यह कि अगर पाकिस्तान इसको फायर करता है और इंडियन नेवी अपने तरफ से कोई भी काउंटर मेजर लॉन्च नहीं करता है और कुछ भी नहीं करता है, तब ये निश्चित रूप से आके इंडियन नेवी की वॉरशिप्स को हिट करने वाला है। लेकिन अगर इंडियन नेवी की तरफ से काउंटर अटैक किया जाता है तो तब ये इतना आसान नहीं होने वाला है,
पहली बात तो ये है कि इसको लॉन्च करने के लिए पाकिस्तान की JF-17 को इंडियन नेवी की कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के लगभग 200 किलोमीटर के दायरे के अंदर आना पड़ेगा। और इस रेंज के अंदर आने से पहले हमको JF-17 का काफी पहले से ही पता लग चुका होगा, क्योंकि मिसाइल को लॉन्च करने के लिए ये पहले से ही काफी ऊंची उड़ान भर रहा होगा। दूसरी बात यह कि इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ पूरा का पूरा स्ट्राइक ग्रुप मौजूद होगा, जो कि मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम से इक्विप होगा। और CM-400 AKG मिसाइल की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह उड़ान भरता है, जिस वजह से इसको काफी दूरी से ही ट्रैक किया जा सकता है। आमतौर पर जो एंटीशिप क्रूज मिसाइल होते हैं वो सी लेवल से बस कुछ ही मीटर की ऊंचाई में उड़ान भरते हैं, जिस वजह से दुश्मन इसको तब तक डिटेक्ट नहीं कर पाता है जब तक ये होराइजन में ना दिख जाए या फिर ये दुश्मन की टारगेट एरिया से लगभग 20 से 30 किलोमीटर की दूरी तक ना पहुंच जाए। और इसके बाद होता है कि दुश्मन के पास काउंटर मेजर सिस्टम को डिप्लॉय करने के लिए टाइम काफी कम बचता है। लेकिन अगर चाइना और पाकिस्तान की इस मिसाइल की बात करें तो इसको एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तरफ से लगभग 100 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा दूरी से भी डिटेक्ट किया जा सकता है और हमारे सभी एयर डिफेंस सिस्टम तब तक एक्टिव हो सकते हैं। एक और बहुत बड़ी दिक्कत जो CM-400 मिसाइल के साथ है वो ये है कि इसका जो सर्कुलर एयर प्रोबेबिलिटी है वो लगभग 15 फीट के आसपास और ऊपर 50-50 चांस रहता है कि ये वहां पे हिट करने वाला है। वहीं पर अगर इसको ब्रह्मोस मिसाइल के साथ कंपेयर करें तो ब्रह्मोस मिसाइल का जो सर्कुलर एयर प्रोबेबिलिटी है वो 1 मीटर के अंदर होता है और यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर को स्टैटिक टारगेट भी नहीं होता है, जिस वजह से इस मिसाइल का एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट कर पाना काफी मुश्किल काम है। ऐसे में अगर पाकिस्तान को इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाना होगा या फिर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोशिश किया जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल का काम होने वाला है। और एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से एक साथ कम से कम 50 या उससे ज्यादा मिसाइल को लॉन्च करने पड़ सकते हैं। वैसे भी इनको लॉन्च करने से पहले इंडियन नेवी के MiG-29 के फाइटर जेट पाकिस्तान की JF-17 को इंटरसेप्ट करने के लिए पहले से उड़ चुके होंगे, जिस वजह से JF-17 का मिसाइल दागकर वापस जाना काफी मुश्किल होने वाला है। और साथ ही जो मिसाइल हैं ये भी INS विक्रमादित्य को या फिर इंडियन नेवी की कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट करने की चांस काफी हद तक कम है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, जैसे कि अभी हमने बताया था कि चाइना की तरफ से अभी इंडियन ओशन रीजन में किस तरीके से चुपके से जासूसी करने की कोशिश किया जा रहा है और अपने सबमरीन को डिप्लॉय करने की कोशिश किया जा रहा है। इसी के साथ अगर भारत को कंपेयर किया जाए तो भारत के पास चाइना को मैच करने लायक अंडर वाटर फ्लीट मौजूद नहीं है। हमारे पास अभी सिर्फ एक ही न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मौजूद है जिसका नाम INS चक्र है और इसे हमने रशिया से लीज पर ले रखा है, जबकि बाकी हमारे पास 2 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन मौजूद है। और इस पर बात करते हुए अभी मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एनालिसिस के एक ऑफिसर कमोडर रूबी थॉमस ने बताया है कि भारत को अभी कन्वेंशनल सबमरीन से ज्यादा न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन यानी कि SSN की जरूरत है। अब डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन यानी कि SSK की बात करें तो ये सबमरीन हालांकि बनाने में या फिर ऑपरेट करने में सस्ते पड़ते हैं, लेकिन US नेवी की तरफ से किए गए एक स्टडी के मुताबिक अगर इफेक्टिवनेस की बात करें तो एक SSN 3 से 6 SSK सबमरीन के बराबर की होती है। लेकिन इनको बनाने के लिए और ऑपरेट करने के लिए एक कन्वेंशनल सबमरीन के मुकाबले ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। पर आगे चल के अगर भारत के नजरिए से देखा जाए तो हम सिर्फ कन्वेंशनल सबमरीन के दम पर एक ब्लू वाटर नेवी को बना नहीं सकते और ना ही चाइनीज नेवी की न्यूक्लियर सबमरीन को काउंटर कर सकते हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट के मुताबिक भारत अभी अपनी खुद की SSN को बना रही है जो कि लगभग 13,000 टन के डिस्प्लेसमेंट के सबमरीन बनने वाले, लेकिन फिर भी इनको ऑपरेशनल होते होते अभी 10 साल से कम नहीं लगने वाले। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।